सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। और इस वक्त हर एक पाकिस्तानी के जहन में ये सवाल है कि आने वाले आम इंतखाबात किस तारीख को होंगे, क्या वो जनवरी के आखिरी हफ्ते में होने जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे। 2 रोज़ पहले सदर मुमलिकत ने इस पर गैर यकीनी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि मुझे यकीन नहीं है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात होंगे। अगले रोज़ यानी गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन की जानिब से उस बयान की तरदीद आई और आज उसमें समझे कि एक फर्दर डेवलपमेंट हुई है। और निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने आज बोल न्यूज़ के दफ्तर का दौरा किया। इस्लामाबाद के दफ्तर के दौरे पर वो आए और वहाँ पर उन्होंने भी कहा कि इंतखाबात अपने वक्त पर होने जा रहे हैं, जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे। और इलेक्शन कमीशन भी अब तक पर सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में आगाह करने जा रही है। 2 नवंबर को बड़ी अहम समात है इस सिलसिले में और उसमें ज़ाहिर है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को बताएगी कि किस तारीख को वो इंतखाबात का इनेकाद करवाने जा रहे हैं। और अभी जो ज़राए से तारीख आ रही है वो ये कहा जा रहा है कि 28 जनवरी वो तारीख हो सकती है। इतवार का वो रोज़ है, जनवरी का आखिरी हफ्ता है कि जिस दिन मुल्क में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस पर ज़रा मुख्तलिफ मौक़िफ़ है। वो मुस्तकिल बुनियादों पर ये कह रहे हैं कि इलेक्शन को डिले करना इलेक्शन को डिनाई करने के बराबर है और हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। मुस्लिम लीग नून को इस वक्त फैसिलिटेट किया जा रहा है और उनके लिए हालात इस वक्त आगे मुवाफिक हैं। मियां नवाज शरीफ को रिलीफ मिलने का सिलसिला उनके लंदन में होते हुए ही शुरू हो गया था और यहाँ पर तो बहुत तेज़ी से इस वक्त उनको रिलीफ मिल रहा है। तो अब ये आने वाले दिनों में क्या कुछ सियासी इत्तेहाद बनेंगे, कुछ अहम मुलाकातें भी हो रही हैं और ऐसी मुलाकातें हो रही हैं जिसकी कहीं कोई तवक्को नहीं थी। हमने देखा कि मौलाना फजल रहमान साहब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द मिला है। तो आने वाले 2-3 माह में क्या होने जा रहा है और क्या वाकई 28 जनवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, नहीं होने जा रहे, इसी पर गुफ्तगू करते हैं। मेहमानों को आपसे तारुफ करवाते हैं। अमीर अब्बास साहब सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कुछ ही देर में ज्वाइन करने वाले हैं। तो अमीर अब्बास साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं कि ये इस वक्त जो सूरत हाल है, निगरान वज़ीर इत्तलात इलेक्शन जनवरी के आखिर में होंगे, इलेक्शन कमीशन भी ये कह रहा है, सदर मुमलिकत को इस पर यकीन नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस पर यकीन करने को तैयार नहीं है। तो वाकई ये 28 जनवरी जो ज़राए से खबर सामने आ रही है, इलेक्शन होने जा रहे हैं जनवरी के आखिर में, नहीं, इस पर आपकी क्या राय है? 28 तारीख में से आज की तारीख नहीं है, ये आज से तकरीबन लगभग 8-9 दिन पहले की तारीख आ चुकी थी कि 28 जनवरी को इलेक्शन हो सकते हैं। इसमें इबाम की समझ नहीं आ रही है कि अगर तो इलेक्शन होना है तो 54 दिन का इलेक्शन शेड्यूल का प्रोसेस होगा जो कि 30 नवंबर के बाद शुरू हो सकता है। 30 नवंबर हतमी तारीख है जब कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो डिलिमिटेशन है उसकी हतमी फहरिस्त जारी करेगा इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन 30 नवंबर से आगे 54 दिन रख के 24 जून से लेकर 28 जून तक की तारीख दे सकता था। अगर तो इलेक्शन करवाने हैं तो फिर ये तारीख देने में मजायका क्या है, क्योंकि 30 नवंबर के बाद कोई जवाज नहीं है कानूनी इलेक्शन रुकवाने का। 30 नवंबर के बाद कोई ऐसा मरहला नहीं है इलेक्शन का या इलेक्शन कमीशन का कि जो मुकम्मल हो रहा है और मशरूत है इलेक्शन की तारीख उस मरहले से। तमाम मराहल मुकम्मल, आखिरी मरहला डिलिमिटेशन की लिस्ट जारी करना वो 30 नवंबर को जारी हो जाएगी। तो फिर इलेक्शन कमीशन 30 नवंबर को सामने रखते हुए 54 दिन की डेट दे सकता है। अच्छा, 54 नहीं 60 दिन की डेट दे दें, लेकिन इलेक्शन कमीशन तारीख अनाउंस नहीं कर रहा। ये जाहिर करता है बाब के जरिए समथिंग फिशी, वो गड़बड़ है जिसकी किसी चीज का इंतजार किया जा रहा है। अब वो इंतजार क्या हो सकता है? एक इंतजार तो ये हो सकता है कि पीटीआई को कैसे इलेक्शन में मामला उसके देखने हैं, इमरान खान वापस कम बैक कर सकता है, नहीं कर सकता, और उसकी सजाएं कैसे होगी। इलेक्शन से पहले उसकी सजा हो जानी चाहिए ताकि वो इलेक्शन कंटेस्ट करने के काबिल ना हो। जहां तक मौशी मामला है तो वो हुकूमत क्लियर होनी चाहिए कि उसको इतना बजट चाहिए, 80-90 अरब रुपया खर्च होगा कम अज कम इलेक्शन के ऊपर, और वो गुज़श्ता बजट में उसको रख दिया गया आने वाले आम इंतखाबात के लिए। तो कोई और तीसरी वजह है नहीं। इसके बावजूद अगर इलेक्शन की तारीख अनाउंस नहीं हो रही तो क्या फिर इस इंटायर सेटअप को ही बढ़ाना है मजीद गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए, 6 माह और 1 साल और बढ़ता जाएगा तो फिर बढ़ता जाएगा, शैतान की आंत की तरह फिर खींचता जाएगा। ये सारे वो सवालात, तंज, तनकीद, इबाम, इसको इलेक्शन कमीशन दूर कर सकता है, वो नहीं दूर कर पा रहा। आज भी जराए से खबरें चल रही हैं। अब ये खबरें शाम से चल रही है कि जिस जराए कह रहे हैं, तो क्या इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं पता चला होगा कि जराए से खबरें चलना शुरू हो गई हैं?
जब चल गई ये खबरें तो अभी मौसूफ आके बता देते हैं, प्रेस रिलीज जारी कर देते हैं कि कौम को मुबारक हो, मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख 28 जनवरी है। क्यों नहीं बता पा रहे? तो ये सारा का सारा इल्हाम ये बदमज़गी इलेक्शन कमीशन पैदा कर रहा है और इसमें बराह रास्त इसका कोई अमल दखल नहीं। सही। तो अमित साहब, ये कल परसों जब सदर साहब का वो इंटरव्यू नशर हुआ तो उस पर तो इलेक्शन कमीशन का फौरी रद्द-ए-अमल आया कि उनका बयान गलत है। यानी सदर मुमलिकत जब कोई बयान देते हैं तो फ़ौरन इलेक्शन कमीशन उस पर एक काउंटर आर्गूमेंट देता है। अब ये 14 दिसंबर को जब हल्का बंदियाँ मुकम्मल होनी थी, 14 दिन इन्होंने पीछे किए सियासी जमातों की तजवीज़ पर, तो उससे ये एक तासुर बन रहा था कि शायद इलेक्शन कमीशन सीरियस है और इलेक्शन की डेट भी फिर ये जल्दी अनाउंस करेंगे। लेकिन उसके बाद भी हमने देखा कि फिर वो डिले होता जा रहा है मामला और अभी तक कोई तारीख सामने नहीं आई। तो आखिर ये ये तारीख को अनाउंस ना करने के पीछे क्या वजह है? देखिए, मैंने बताया ना, तारीख अनाउंस करने की दो ही एम्पिरिकल रीजन सामने आ सकती हैं। मैं बगैर किसी साजिशी थ्योरी को इजाद किए, एक ये कि पीटीआई के मामला इलेक्शन में कैसे सेटल करने हैं, पीटीआई को कितना हिस्सा मिलना चाहिए, किस जमात को कितना हिस्सा मिलना चाहिए। अब मियां साहब का मसला तो हल हो गया, मियां साहब के रास्ते में सारी रुकावटें दूर कर दी गई। अब आप उनको आज से कह सकते हैं किसी तकल्लुफ के बगैर कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के 24वें वज़ीर-ए-आज़म। अब इसमें कोई शक इब्हाम बाकी नहीं रहा। माशाल्लाह जिस रफ्तार से, यानी वो जो सुपरसोनिक स्पीड होती है, सुपरसोनिक स्पीड, उस रफ्तार से मियां साहब को रिलीफ मिला पाकिस्तान, गैर मुतवक्के गैर मामूली रिलीफ मिला मियां साहब। अब वो 24वें वज़ीर-ए-आज़म बन चुकी है पाकिस्तान। तो अब मुझे समझ फिर भी नहीं आ रही कि अच्छा, ट्रायल जो है इमरान खान का वो आज से पर्दे जुर्म का सिलसिला, आज से ट्रायल शुरू हो गया। अब आगे 31 तारीख लगी हुई है साइबर केस में। एक केस में वो पहले सजा याफ्ता है। मजीद 9 मई के मुकदमात का भी आज गुजरांवाला पुलिस पहुंची कि हम इनको शामिल तफ्तीश करना चाहते हैं, तो वो ट्रायल भी अगले हफ्ता 10 दिन में शुरू हो जाएगा। तो इमरान खान को भी सजा यकीनी तौर पे हो जाएगी इलेक्शन से पहले। उसमें भी किसी को फिक्र करने की या घबराहट की परेशानी की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो फिर रुकावट क्या है इलेक्शन की तारीख ना अनाउंस करने की? ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक बड़ी चार्जशीट है अरबाब। इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है, इलेक्शन कमीशन पब्लिक नेशनल एक्सचेकर से चलने वाला इदारा है। वो कस्टोडियन है पब्लिक ट्रस्ट का। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कस्टोडियन है पब्लिक ट्रस्ट के। इलेक्शन डेमोक्रेसी की स्पिरिट है और वो इलेक्शन के बारे में कोई तारीख नहीं दे पा रहे, वो कोई इंटरेक्शन नहीं करते मीडिया से, वो किसी को कुछ बताने को तैयार नहीं है कि क्या रुकावटें हैं, क्या मसाइल हैं, क्या मामलात हैं। उन्होंने बिल्कुल अपने होठ सी रखे हैं। और जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है वो तो एक्सटेंशन पर बैठे हुए हैं, उनको एक्सटेंशन दी गई थी। इससे पहले भी वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन थे और फिर उनको एक्सटेंशन दे के मजीद बैठा दिया गया। क्यों एक्सटेंशन दी गई? अगर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन इलेक्शन डिलीवर नहीं कर सकता, अगर वो इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकता, तो ये तो उसकी इनएफिशिएंसी जाहिर कर रहा है, ये तो उसकी इनकैपेबिलिटी जाहिर कर रहा है, ये तो उसके और ये जो इबाम, अमीर साहब, ये जो इबाम पैदा किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, अब सियासी जमातों को मौका मिल रहा है उन पर इल्ज़ाम तराशी का। अब मियां नवाज शरीफ की वापसी को किस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कनेक्ट किया इलेक्शन के डिले होने से, कि उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि एक शख्स की वजह से इलेक्शन को डिले किया जा रहा है। तो अब ये तो बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन पर लग रहे हैं। इस सूरत हाल में कैसे ये शफाफ, मुनसिफाना और गैर जानिबदार इलेक्शन करवाने के काबिल होंगे जब सियासी जमातें इतने संगीन इल्ज़ामात लगा रही हैं? यार, जहां तक इल्जामात का ताल्लुक है तो अरबाब, अगर इंसान की खाल मोटी हो, बस खाल मोटी होनी चाहिए और बेशर्म होना चाहिए। अच्छा, अगर आप बेशर्म है और आपकी खाल मोटी है तो वो लगते हैं इल्जामात। क्या बात, हम डीट लोग हैं, हमारे डीट हड्डी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नैब पर इल्जामात नहीं लग रहे कि जिस नैब ने प्रोसिक्यूट करवाया नवाज शरीफ, जिस नैब ने 3 रेफरेंस भेजे, वो आज गिरफ्तार करने को तैयार नहीं है। और उसी नैब ने कहा कि नहीं भाई, माई बाप सवाल ही पैदा नहीं होता, हम मियां साहब को हाथ लगाएं या मियां साहब को गिरफ्तार करें या मियां साहब की जमानत की मुखालफत करें। बिल्कुल हमारी तरफ से फ्री फॉल, जिस तरह चाहते हैं मियां साहब, चुनिया हो जाए गलियां थे मिर्जा यार फिरे, करना चाहिए मिर्जा की तरह पूरे मुल्क में मियां साहब। आप देख लें एंटी करप्शन FIA, वो बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल नहीं हो रहे, बहुत सारे गैर आईनी काम नहीं हो रहे। जैसे साफियों को बांस को उठाया गया, ऑर्डर स्टैंडिंग ऑर्डर से अदालतों के नहीं उठा सकते आप साफियों को ऐसा।
या जस्टिस चीफ जस्टिस अतर पिनल्ला साहब का ऑर्डर था कि नहीं उठा सकते, उठाया गया इस्लामाबाद बगैर कोर्ट को इन्फॉर्म किया। क्या क्या फर्क पड़ रहा है? तनकीद उन पर भी हो रही है, पुलिस जो कुछ कर रही है उस पर तनकीद भी हो रही है, तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो बस ठीक होना चाहिए यार, मतलब इतना सीरियस क्यों लेते हैं इस मुल्क में हम? ये मुल्क कोई उसूलों पर चलने वाला मुल्क है या इसके मामलात कोई आईन जमहूरियत, ये सिर्फ हमने दुनिया का मुंह बंद करने के लिए, मुंह पर ढक्कन रखने के लिए चीजें बनाई हुई है। ऐसे ही ये मुख्तलिफ जगह पे बुत खड़े किए हुए हैं। अगर कोई पूछेगा कि तुम्हारे मुल्क में क्या है तो कह देंगे ये देखो ना, ये जमहूरियत की दुकान खोली हुई है। तो पूछेगा तुम्हारे मुल्क में क्या है, ये देखो ये आयत की किताब हमने लिख के तो रखी थी। तो इसका मतलब ये हो आमिर साहब कि ये अगले 2-3 माह फिर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा, कुछ सियासी जमातें लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का एतराज़ करती रहेंगी, इलेक्शन होंगे, जो हारेगा वो फिर पुराने धांधली के इल्ज़ाम लगाएगा, जो जीतेगा उसके लिए सब अच्छा होगा, फिर वही कि इंतखाबात के जो नताइज होंगे फिर उसको तस्लीम कौन करेगा? अगर इलेक्शन कमीशन इंतखाबात से पहले इतना मुतनाज़ हो जाएगा तो फिर नताइज भी मुतनाज़ हो जाएंगे। जी जी, इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। माशाल्लाह जो हमारी कारकर्दगी चल रही है और माशाल्लाह जिस तरह से मामला हम चला रहे हैं, तो इंशाल्लाह ऐसे ही होगा कि इस इलेक्शन में आपको जीतने वाला तो कमरे डालेगा, क्योंकि जीतने वाले को अभी भी पता है कि उसने जीतना है, और जो हारेंगे जैसे पीपल्स पार्टी है वो शोर मचाएगी, तहरीक इंसाफ शोर मचाएगी। मौलाना की बहरहाल वही सीटें होती हैं कमोबेश, मौलाना को अपनी सीटें मिल जाएगी, कोई इतना बड़ा मौलाना का शेयर नहीं है, वो उनको मिल जाएगा एक आध सीट कम ज्यादा करके, वो आके इत्तेहादी बन जाएंगे। जो भी जीतेगा वो नून लीग जीते, बहरहाल नून लीग ही जीतेगी तो उनके इत्तेहादी बन जाएंगे और वो हुकूमत में बैठ जाएंगे। बाकी छोटी सी बातें, एमपी उनका क्या शेयर है, एमक्यूएम वही 14 सीटों की पार्टी 14 सीटें ले लेगी, 12 ले लेगी, क्योंकि पीटीआई वहां पे होगी नहीं उस तरह से, तो उनके खेलने का मौका मिल जाएगा। कुछ सीटें पीपल्स पार्टी एक आध इजाफा हो जाएगा उनका कराची में। बलूचिस्तान की जमातें वो वही उसी शेर पर रहेगी बरकरार। तो मसला तो नून लीग, पीपल्स पार्टी और पीटीआई का है, उनमें से दो शोर मचाती रहेगी, एक आके बैठ जाएगी और फिर वही सिलेक्टेड बिलावल साहब ने जैसे इमरान खान को सिलेक्टेड कहा, अब ये दोनों मिलकर नवाज शरीफ को सिलेक्टेड कहेंगे, उन्होंने उनको लाडला कहा, ये उनको लाडला कहेंगे, और हम उसी तरह से ये मुल्क दायरे में सफर करता रहेगा। ठीक है, अब क्या वाकई अमित साहब ये ऐसे ही चलता रहेगा तो पीपल्स पार्टी नताइज को मानेगी या नहीं मानेगी? मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। रुबीना कायम खानी साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। रुबीना कायम खानी साहबा, ये अब जराए से अब ये खबरें आ रही हैं कि 28 जनवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक तारीख का ऐलान नहीं किया, अब सुप्रीम कोर्ट में समाअत होती है तो देखते हैं वहाँ पर वो ये तारीख देते हैं या नहीं देते। अब अगर 28 जनवरी को इंतखाबात होते हैं तो पीपल्स पार्टी मुतमईन है कि चलें थोड़ी ताखीर से सही लेकिन होने जा रहे हैं, या फिर आप समझेंगे कि इलेक्शन डिलेड इज इलेक्शन डिनाइड? देखिए, मैं ये कहती हूँ कि और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी यही कहना है कि मतलब एक इलेक्शन, क्योंकि एक आईनी जरूरत है इस मुल्क की, और एक मैं समझती हूँ कि जब इंटरिम सेटअप होता है, सेटअप होता है, तो उसमें उस तरह से एक मैंडेट उसके पास नहीं होता जिस तरह से सिस्टम को चलाया जाता है। और मैं ये कहूँगी कि जिस तरह से हमारे मुल्क में सिस्टम चलता आया है, देखिए अब इंतखाबात की तारीख अभी भी जो है वो जराए के मुताबिक है, लेकिन इसकी कंफर्म नहीं है कि अभी ईसीपी ने जो है वो इलेक्शन अनाउंस कर दिया है। लेकिन हमारी यही डिमांड है कि इलेक्शन जो है वो जल्द से जल्द अनाउंस किए जाएं। एक शख्स की वजह से आप देखें इस मुल्क में क्या होता रहा है, पहले भी यही होता रहा कि पहले की वजह से जो है 11 साल जो है वो डिक्टेटरशिप रही है, और अब जो कोई सिस्टम मतलब सिस्टम भी लाया जाता तो वो एक मनपसंद आदमी को जो है वो इलेक्ट करके फिर जो सदत किया जाता है। आप देखें 2018 का इलेक्शन हुआ, उसमें एक जो नॉन सीरियस ना, जिसको पता नहीं कि सिस्टम कैसे चलता है, पाकिस्तान का कैसे चल सकता, इकोनॉमी के बारे में नहीं पता, जिसको मुल्क की मसाइल के बारे में नहीं पता, तो वो कैसे जो है वो इस मुल्क के सिस्टम को चला सकता था। लेकिन फिर भी एक एक्सपेरिमेंट हुआ 2018 में, साल से उसको इस आवाम ने भुगता, और उसके बाद पीएम की कोशिश की वजह से, स्पेशली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोशिश की वजह से वो
अच्छा रूबीना साहबा, ये यकीनी तौर पर जाहिर है कि एक मुंतखब जमहूरी हुकूमत आना एक आइनी ज़रूरत है, इलेक्शन का प्रोसेस एक आइनी ज़रूरत है, लेकिन ये जो गैर मुंतखब हुकूमत है, बगैर मैंडेट वाली निगरान हुकूमत है, इसकी अगर आप कारकर्दगी देखें तो ये किसी जो मुंतखब हुकूमत होती है उससे भी बड़ी अच्छी है। आप देखें किस तरह इसने डॉलर को कंट्रोल किया हुआ है, किस तरह से गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ कार्रवाई की एक डेट दे दी है और उस पर अमल होता नज़र भी आ रहा है, किस तरह से स्मगलिंग की रोकथाम के लिए कार्रवाइयाँ की गई हैं। तो ये इस तरह के इकदाम तो किसी मुंतखब हुकूमत में भी हमने नहीं होते देखें। और ये तो अच्छा रूबीना साहब, आपकी आवाज़ सही तौर पर नहीं आ रही, आपको रिकनेक्ट हम करते हैं। आपके सामने सवाल मैं दोबारा रखता हूं, उस वक्त तक मैं ज़रा अमीर अब्बास साहब से इस सवाल का जवाब ले लेता हूं। अमीर साहब, ये निगरान हुकूमत से मुताल्लिक कहा जाता है इनके पास मैंडेट नहीं है, इनके पास, इनको अवाम ने मुंतखब नहीं किया, लेकिन इस निगरान हुकूमत की कारकर्दगी जिसको भी बड़ा मुख्तसर अरसा हुआ है, इसकी कारकर्दगी तो किसी, आप अगर मुंतखब हुकूमत से भी इसका मवाजना करें तो हमें बड़ी बेहतर नज़र आ रही है निस्बतन। आपका क्या इस पर एनालिसिस है? ये तो नजरिया जरूरत वाली डेफिनेशन हो जाएगी ना। मैं किसी के घर में घुस जाऊं और मैं उनसे कहूं कि भाई तुम्हारे बच्चों की तरबियत करने का राइट तुम्हें नहीं है, मुझे राइट है और मैं अच्छी तरबियत कर सकता हूं और मैं अच्छी तरबियत करना शुरू भी करता हूं, तो क्या आप ये मुझे राइट दे सकते हैं कि मैं उन बच्चों के माँ बाप की जगह पे उनका वारिस बन जाऊं या उनकी पैटर्नेज करना शुरू कर दूं? ये मुझे हक तो नहीं दिया जा सकता ना। मैं जितना भी अच्छा मुरब्बी क्यों ना हो, मैं जितना भी अच्छा तरबियत करने वाला क्यों ना हो, क्या मैं किसी के ऊपर क्यों कब्जा करके उसे हक ले सकता हूँ? नहीं ले सकता। तो निगरान हुकूमत अगर अच्छा काम कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फिर मुंतखब हुकूमत का मुतबादिल बन सकती है, या निगरान हुकूमत अच्छा काम करे तो उसका मतलब ये नहीं कि फिर मुंतखब हुकूमत की जरूरत ही नहीं है, या निगरान हुकूमत अच्छा काम करी तो उसका मतलब ये नहीं कि फिर इसी निगरान हुकूमत को ही चल चलाया जाए। दूसरी बात ये कि भाई कौन से अच्छे काम किए? 2-3 काम। जहां तक पेट्रोलियम प्राइसेस में कमी आई वो रिजल्ट है, दुनिया में कुछ कीमतें गिरी और डॉलर चूंकि डीवैल्यू हुआ निस्बतन रुपए की कदर बढ़ी तो वो फर्क तो आना ही आना था। हाँ, ये जरूर है कि डॉलर के हवाले से कुछ चीजें इन्होंने अच्छे एक्शन लिए, लेकिन वो इन्होंने तो नहीं लिए ना, वो काकड़ साहब से तो ऊपर की बात है, वो काकड़ साहब के बस की बात तो नहीं है। तो अगली के ऊपर अच्छा बड़ा लॉन्ग टर्निंग इशू था, ठीक है, अच्छी पॉलिसी है ये जो गैर मुल्कों को यहाँ से बाहर भेजने की, ये 2-3 काम जरूर अच्छे किए, लेकिन इस तरह तो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स भी अच्छे काम करती रही। क्या उन्होंने अच्छे काम नहीं किए? उन्होंने तो अच्छे काम किए होंगे ना। तो किसी के 2-4 अच्छे कामों की वजह से आप ये नहीं कह सकते कि इनको हक के हुक्मरानी मिल गया है। भाई हक के हुक्मरानी पाकिस्तान के अवाम को हासिल है और पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान कायम कहता है कि पाकिस्तान की हुकूमत इक़्तिदार आला का मालिक अल्लाह है और इक़्तिदार मुंतकिल हुआ है अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के पास बतौर अमानत। वो अमीन है, ये तो अमीन नहीं है हमारी जो बैठी है हुकूमत। तो ये जितनी भी अच्छी हो, ये पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमत से का मुतबादल नहीं हो सकती। सही। तो रुबीना कायम खानी साहबा, ये 90 दिन में आप लोग इंतखाबात चाहते थे, ज़ाहिर है अब वो 90 दिन में तो अमली तौर पर मुमकिन नहीं है। अब अगर ये मामला 28 जनवरी से भी आगे चला जाता है या फरवरी में भी नहीं होते, तो हमने अभी तक देखा 90 दिन के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अमली तौर पर कोई कदम नहीं उठाया, ना आप सड़कों पर नजर आए, ना कोई आपने मुतालबात इतने सख्ती से या मौसर अंदाज से किए। तो इस मामले पर सिर्फ आप मीडिया टॉक शोज़ में या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हद तक की बात करते रहेंगे, या फिर कोई स्ट्रैटेजी पीपल्स पार्टी के जहन में है कि हमें कुछ अमली तौर पर भी करना है इंतखाबात के इनेकाद के लिए? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जरूरी नहीं है कि हर उसमें जो है वो सड़कों पे निकला जाए, एहतजाज हो, और जब जरूरत समझी जाएगी तो सड़कों पे भी निकला जाएगा, एहतजाज भी होगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि अभी एक जिस तरह से आफ्टर जो सेंसस की बात हो रही है, नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन होने की बात हो रही है, तो उसमें डिलिमिटेशन की और वो सारी चीजें जो है, वो जो एक चीज दरकार है उसके मुताबिक जब उसके बाद भी अगर डिले आएगा तो फिर जो है बिल्कुल एहतजाज भी होगा, सड़कों पे निकला भी जाएगा। देखिए, हम जो है वो नफरत और तकसीम की और बदसलूकी की सियासत को जो है तर्क करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि स्मूथली जो है इस मुल्क में सिस्टम चले, जिस तरह से चलना चाहिए, जिस तरह से दूसरे मुल्कों में चलता है। मतलब हर चीज में जो है वो एक एजिटेशन नहीं होनी चाहिए। मैं ये कहूंगी कि देखिए, पुरानी सियासत को हमें तर्क करना होगा। जिस तरह से इस मुल्क में 32 साल
साल जो है वो एक डिक्टेटर की हुकूमत रही है और सिविलियन हुकूमत नहीं रही। जो अगर लूली लंगड़ी अगर कोई जमहूरियत इस मुल्क में है तो वो भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के कारकुनों की और लीडरशिप की कुर्बानियों की वजह से है। तो वो जो है लेकिन रुबीना साहब आप कह रहे हैं कि पुरानी सियासत को तर्क करना होगा, लेकिन हमने ये देखा कि पीडीएम की हुकूमत में आप लोग मौजूद थे और अहम वजारतें भी आपके पास थी, लेकिन जैसे ही आप लोग उस हुकूमत से निकले वो हुकूमत खत्म हुई, उसके बाद आपने महंगाई का मलबा, बैड गवर्नेंस का मलबा पूरा का पूरा नून लीग पर डाल दिया कि वो बड़ी स्टेक होल्डर जमात थी। तो पुरानी सियासत में यही होता था ना कि एक दूसरे पर इल्जाम तराशी होती थी, हुकूमत खत्म होते ही आपने वो सिलसिला शुरू कर दिया। देखिए मैं यही कहूंगी कि जो खासतौर पर हमारे पास फॉरेन मिनिस्ट्री थी और चेयरमैन बिलावल साहब ने जो है वो आप देखें कि हम ही नहीं बात करते, खुद शहबाज शरीफ साहब ने भी सराहा है कि एज अ फॉरेन मिनिस्टर जो है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जो है उन्होंने अप्रूव किया है कि वो जो है वो सबसे बेहतर जो है वो यंग मिनिस्टर भी और फिर फॉरेन पॉलिसी जिस तरह से वो लेके चले इन 16 मंथ्स में, तो वो एक काबिले तारीफ है। बाकी देखिए महंगाई की जो बात है वो हमने कभी नहीं पीटीएम के या शहबाज शरीफ के ऊपर डाली है, वो एक इंटरनेशनल फिनोमिना है कि वो लाइक मीन्स कि वो उसमें हर मुल्क मतलब पूरी दुनिया पे असरअंदाज है महंगाई, लेकिन उसके बावजूद जो है वो पाकिस्तान पे फॉरेन मिनिस्ट्री के अलावा ट्रेड मिनिस्ट्री भी आपके पास थी और उस ट्रेड मिनिस्ट्री के फैसले के बाद चीनी की कीमत पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई थी, एक बड़ा बहरान पैदा हुआ था। ट्रेड मिनिस्ट्री भी आप लोगों के पास थी और उसमें आपकी मिनिस्ट्री में चीनी का बड़ा बहरान पैदा हुआ था नवीद कमर साहब के एक फैसले की वजह से। देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं जो वक्त में, जाहिर सी बात है सिस्टम में जब आप होते हो तो वो चीजें जो पहली हुकूमतें छोड़ के जाती हैं। 4 साल तो आपका देखे ना, इमरान खान ने जिस नहज पे जो है इस मुल्क को पहुंचाया था, तो उसको सिस्टम को चलाना और वो सारी चीजें समझना, मैं समझती हूँ कि 16 मंथ्स में जो जहाँ इतने सालों में इस मुल्क में सिस्टम नहीं बेहतर हो सका, तो हम ये अगर एक्सपेक्ट करें कि पीडीएम की जमातों के साथ कि वो 16 मंथ में जो है वो तमाम चीजें सही करके जाते, तो ऐसा नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ ये चीज होनी चाहिए कि कंटिन्यूटी रहनी चाहिए सिस्टम की। जब एक हुकूमत आए तो जो कोई पिछली अगर अच्छी पॉलिसीज हों तो उनको कंटिन्यू रहना चाहिए और उनको जो है वो और आगे जो है उसके ऊपर बेहतरी के साथ काम होना चाहिए। मैं ये कहूंगी कि जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो अभी एक पार्टी कोई भी सोलो फ्लाइट नहीं खेल सकती। मैं समझती हूँ कि आज तमाम स्टेक होल्डर्स को जो इस मुल्क के मसाइल हैं वो बैठ के एक मेज पे जो है वो करने होंगे, ना कि कोई भी एक जमात इस मुल्क के मसाइल को हल नहीं कर सकती। तो मेरी पार्टी तमाम सियासी जमातों को मिलकर आप कह रही हैं कि बैठना पड़ेगा। ठीक है रुबीना साहब, मौके आपका आ गया। अब जरा ये पॉइंट मैं अमीर साहब के सामने रखता हूँ कि अमीर साहब इस वक्त हर सियासतदान ये बात कर रहा है कि हमें पुरानी तलखियाँ भुलानी होंगी और आगे मिलकर बैठना होगा, मिलकर चलना होगा, लेकिन ये पाकिस्तान के निज़ाम को और मौजूदा सूरत हाल को सामने रखते हुए क्या अमली तौर पर ये मुमकिन है? ये एक सिर्फ सियासी आर्गूमेंट है जो इस वक्त सिर्फ कहा जा रहा है, या मुस्तकबिल में वाकई ये हो भी सकता है पाकिस्तान में? देखिए जितनी नफरतें फैल चुकी हैं अरबाब, जितना सियासतदानों के दरमियान बुक्स बढ़ चुका है, ये मुमकिन ही नहीं है कि ये सारे इकट्ठे होकर बैठे। पहली बात। दूसरी बात ये कि इनको कोई बैठने भी नहीं देगा, क्योंकि अगर ये इकट्ठे बैठेंगे तो किसी और का नुकसान होगा, तो इनको इकट्ठे नहीं बैठने दिया जाएगा। इनको डिवाइड रखना भी तो जरूरी है और इनको ये बात समझ नहीं आ रही है। लेकिन आज नवाज शरीफ इस सिस्टम का आलाकार बन गया। इससे पहले इमरान खान पर इल्जाम लगता था कि वो आलाकार बन गए, कॉफ लीग आ गई, बलूचिस्तान अवामी पार्टी आ गई, आईटीपी आ गई, फलाना आ गया, फलाना आ गया। जब ये खुद कभी किसी के खिलाफ ऑपरेसर बनते हैं, कभी ऑपरेस्ड बन जाते हैं, कभी किसी को विक्टिमाइज कर रहे होते हैं, कभी इनकी अपनी विक्टिमाइजेशन हो रही होती है। तो ये इसी तरह से जी ठीक है। तो ये बहुत मुश्किल आपको लग रहा है मुस्तकबिल में कि सारी सियासी जमातें साथ बैठ सकें। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। रुबीना कायम खानी साहबा हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक यहाँ पर लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो भारतीय बर्बरियत पर आज पूरे कश्मीर में बल्कि पूरी दुनिया में यौम स्याह मनाया गया। 76 साल में कितना जुल्म कश्मीरियों पर हुआ और आगे क्या सूरत हाल बन सकती है, एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और आज 27 अक्टूबर है और आज के दिन को यानी 27 अक्टूबर को दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरी यौम सियाह के तौर पर मनाते हैं, चूँकि आज से 76 साल पहले भारत ने जुल्म व बर्बरियत और दरअंदाजी की एक दास्तान कश्मीर में दाखिल होकर शुरू की, जो 76 साल गुजरने के बाद आज भी जारी है। और इन 76 सालों में 2.5 लाख कश्मीरी अपनी इस जद्दोजहद में अपनी जानों से जा चुके हैं। लाखों की तादाद में कश्मीरी गिरफ्तार हुए, हज़ारों की तादाद में उनकी इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया। और फिर 5 अगस्त 2019 को भारत ने जो गासबाना इक़दाम उठाए, उसके बाद कश्मीरियों की जिद्दोजहद में एक तेज़ी आई और जैसे एक अपने अंदर उन्होंने एक नई तवानाई को महसूस किया और बहुत तेज़ी के साथ उनकी ये जिद्दोजहद जारी है। लेकिन भारत की दरअंदाजी, भारत का जुल्म, भारत की बर्बरियत इस वक्त भी कश्मीर में जारी है और ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। अभी पिछले 24 घंटे में भी जो कार्रवाई की गई है उसमें चंद कश्मीरियों को शहीद किया गया और शहीद करने के बाद उन्हें मुजाहिदीन करार दिया गया। और इस तरह की अनगिनत कार्रवाइयाँ अक्सर व बेशतर भारत करता रहता है और ये अब दुनिया भर में हर फोरम पर पाकिस्तान ने इस मसले को उठाया, दुनिया की बड़ी ताकत तक पहुंचाया। लेकिन दुनिया की बड़ी ताकतें और ख़ुद अक़वाम मुत्तहिदा भी भारत के सामने हमें बेबस नज़र आता है। अब जबकि दीगर ममालिक में भी भारत की तखरीबी कार्रवाइयाँ साबित हो रही हैं, भारत की जासूसी और जिस तरह से कत्ल के कुछ वाक़यात में भारत का नाम बराह रास्त लिया जा रहा है, उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि दुनिया की बड़ी ताकतें सोई हुई हैं और भारत को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाया हुआ है। कनाडा और कतर में जो वाक़यात हुए उससे भारत का मकरू चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। बहरहाल कश्मीर में जो इस वक्त सूरत हाल है और आने वाले दिनों में क्या कोई या तब्दीली आ सकती है, इस पर गुफ्तगू करते हैं। कश्मीरी उमूर के 2 माहिरीन, दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, कमर चीमा साहब, डॉक्टर खुर्रम अब्बास साहब। दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। कमर चीमा साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं कि ये 76 साल से हम देख रहे हैं कि इस दिन को यौम सियाह के तौर पर मनाया जाता है और फिर जब कोई दूसरा इवेंट आता है 5 फरवरी या और कोई ऐसा इवेंट जिसमें फिर कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती किया जाए, तो हम उस दिन देखते हैं कि बड़ी तवानाई के साथ बड़े मुतारिक अंदाज में बयानात भी आते हैं। आज भी जिस तरह तमाम ही गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बयान आए, लेकिन सिफारती सतह पर क्या पाकिस्तान कामयाब रहा है इन 76 सालों में मसला कश्मीर को उजागर करने में? क्या समझते हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान बिल्कुल कामयाब रहा है। देखें, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस हों या यूनाइटेड नेशंस के अंदर जिस तरह और ग्लोबल फोरम्स के अंदर जिस तरह पाकिस्तान ने और ओआईसी के प्लेटफॉर्म्स के जरिए मसला कश्मीर को उजागर किया गया और इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको एक डिस्प्यूटेड इशू समझती है। अमेरिका आज भी इसको समझता है कि ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और इसमें दोनों मुल्कों की जो है वो इश्यूज को बड़े तरीके से समझा जाता है। लेकिन एक है माजी और एक है हाल और एक है मुस्तकबिल। मेरा ख्याल है माजी में तो पाकिस्तान ने बहुत खूबसूरत अंदाज से चीज़ों को हाईलाइट किया, लेकिन एक चीज़ जो बड़ी परेशान कुन है वो ये है कि जो कश्मीरियों की एक लेजिटिमेट फ्रीडम स्ट्रगल है उसको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया जी ये कि दहशतगर्दी है और ये एक टेररिस्ट मूवमेंट के नाम उन्होंने दिया है। मेरा ख्याल है इस हवाले से पाकिस्तान जो कि दहशतगर्दी की जंग में फ्रंट लाइन स्टेट है, हम वो दुनिया में अपना और कश्मीर का मौक़िफ़ एस्टैब्लिश करने में फेल रहे हैं। एक तरफ हम दुनिया को हर साल यूनाइटेड नेशंस हो, जिस तरह का आपने भी जिक्र किया 5 फरवरी हो या आज का दिन हो, हम दुनिया को ये बताते हैं कि जो कौम मुत्तहिदा की करारदादें हों या इंटरनेशनल लॉ की भारत किस तरह वायलेशन कर रहा है। 5 अगस्त 2019 को जिस तरह कश्मीर का स्टेटस बदला गया और आज भी कश्मीर जो है, कश्मीरी अवाम को कोई हक नहीं है कि वो अपना लीडर चुन सके। यूनियन टेरिटरी यानी कि दिल्ली फैसला करता है कि कश्मीर में क्या होगा। मेरा ख्याल है कि ये चीजें बहुत ज्यादा तब्दील हो गई हैं। हम दुनिया को बता रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि दुनिया इटसेल्फ जो है उसके अंदर डबल स्टैंडर्ड्स हैं। हमें देखना पड़ेगा, फलस्तीन हो या कश्मीर हो, बैनुल अक़वामी ताकतें जो है जिस तरह एक्सपोज हुई हैं, जिस तरह लोगों को राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन नहीं मिलता, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां होती हैं, लोगों की प्रॉपर्टीज, अमलाक और जानों का कत्ल होता है, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी में डबल स्टैंडर्ड्स हैं। पाकिस्तान और कश्मीर ने अपना मौक़िफ़ दे दिया। नाउ इट इज अ टर्न ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी। जी ठीक है कमर साहब, ये इससे पहले मैं डॉक्टर खुर्रम साहब के पास जाऊं, जरा मैं आपके सामने सवाल रखता हूं कि आपने कहा दुनिया के डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ये दुनिया क्यों नहीं समझ रही या समझ तो रही है और समझना चाहती नहीं, चूंकि फिर माशी मफादात जुड़े हुए हैं और जाहिर है कि भारत चूंकि एक बड़ी मार्केट है और बहुत सारे बड़ी ममालिक का स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है, तो क्या ये वजह है कि माशी मफादात आड़े आ जाते हैं भारत के खिलाफ कोई भी इकदाम उठाने से?
जी, ये एक बड़ा लेजिटिमेट क्वेश्चन है और ये वजह बिल्कुल मौजूद है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को अपने फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए इस चीज़ पे नहीं सोचना पड़ेगा कि भारत के फाइनेंशियल इंटरेस्ट और दुनिया के फाइनेंशियल इंटरेस्ट इंडिया से इंगेज है। हमें अपने आप को रेलिवेंट करना पड़ेगा इंटरनेशनल कम्युनिटी में, इंटरनेशनल सिस्टम में। हमारे पास ये कोई चॉइस नहीं है कि जी इंडिया इस वक्त प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट उसको मिल रहा है दुनिया में। हम ये नहीं कह सकते, हमें अपने आप को रेलिवेंट करना है। हमें जो डेवलपिंग वर्ल्ड ऑर्डर है या जो इंटरनेशनल सिस्टम इस वक्त इंडो पैसिफिक में रीजन के अंदर, जिस तरह अमेरिका को इंडिया की जरूरत है चाइना को बैलेंस करने के लिए, हमें उस खित्ते में जाना है। हम बेशक फाइनेंशियली कमजोर हैं, हम पॉलिटिकली डिस्टर्ब हैं, लेकिन हमारे पास एक मजबूत नेवी है, मजबूत फौज है और हम एक सिक्योरिटी लैंडस्केप के हवाले से उस खित्ते में जाना ताकि हम दुनिया को बता सकें कि पाकिस्तान को इग्नोर किए बगैर आप वहां पे कुछ भी नहीं कर सकते। एक चीज तो ये है। दूसरा ये है कि हमें ये जो घर में लड़ाइयां होती हैं, हमारी जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है, इसका डेफिनेटली फॉरेन पॉलिसी इश्यूज पर असर पड़ता है। 5 अगस्त 2019 के बाद जिस तरह इवन के ओआईसी ने निगलेक्ट किया है कश्मीर इशू को, वो एक ऐसी चीज है जिसकी जो हमारी इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी, पॉलिटिकल वोलेटिलिटी की वजह से मुस्लिम वर्ल्ड ने भी इग्नोर किया है। मेरा ख्याल है अगर हम दो चीजों को दोबारा ट्रैक पे ले हैं तो हम सिक्योरिटी वाइज बड़ा मजबूत मुल्क है और हमने दुनिया को बताया भी है। लेकिन सिर्फ ये दो चीजें ठीक कर लें तो वी आर बैक इन द गेम। इस इशू को इग्नोर कर रही है। कमर साहब, मैं आपकी तरफ वापस भी आता हूं। जरा डॉक्टर खुर्रम साहब के सामने मैं सवाल रखता हूं कि कैसे हम रेलेवेंट होंगे खुर्रम साहब दुनिया के सामने, कैसे हम ये अपना केस मसला कश्मीर का मामला दुनिया के सामने रख सकेंगे और उनको समझा सकेंगे। और ओआईसी की जानिब से 5 अगस्त 2019 की जो इग्नोरेंस है, जिस तरह कमर चीमा साहब ने भी फरमाया, तो ये इसकी क्या वजह है, आपकी समझ आती? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, मेरे ख्याल से 4 बेसिक एक्टर्स हैं इस कश्मीर डिस्प्यूट में। एक पाकिस्तान है, एक कश्मीरी खुद हैं, भारत है और इंटरनेशनल कम्युनिटी है। अगर कश्मीर डिस्प्यूट को आज भी ज़िंदा रखा हुआ है तो वो कश्मीरियों ने और पाकिस्तान ने। और इसमें आज भी अगर आप देखें तो जो मकबूजा कश्मीर के लोग जब दफन होते हैं तो वो पाकिस्तान के परचम के साथ दफन होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान की अगर आप कंसिस्टेंटली ओवरऑल डिप्लोमेटिक एफर्ट्स देखें तो हमारे पास एक हिस्ट्री है कि जिसके अंदर हमने डिप्लोमेटिकली बहुत कुछ अचीव किया है। 18 यूएनएससी की रेजोल्यूशंस हैं स्पेसिफिकली, इसके अलावा ओआईसी की 47 रेजोल्यूशंस हैं ऑन ओआईसी, तो ऑन जम्मू एंड कश्मीर। तो डेफिनेटली एक कंसिस्टेंसी है डिप्लोमेटिक एफर्ट्स में। जहाँ तक बात है कि क्या इनके नताइज उस तरह से टेंजिबली नज़र नहीं आ रहे, डेफिनेटली उसका मेरे ख्याल से ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और इसमें अभी शायद टाइम लगेगा। लेकिन इसमें जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये कि इन 76 सालों में इस प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट ने काफ़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेट कर दी हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ लेकर आ गई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अभी एक जो कंसिस्टेंटली एक पॉलिसी अपनाई है इसराइल की तर्ज पे कि जिस तरह से इसराइल अपनी सेटलमेंट्स के थ्रू डेमोग्राफी चेंज कर रहा है पैलेस्टाइन में, सेम इसी तरह भारत डेमोग्राफी चेंज कर रहा है कश्मीर के अंदर। गजा के अंदर जिस तरह से ब्लॉकेड है, ये जिस तरह का प्रिजन एक क्रिएट किया गया हुआ है, इसी तरह का एक प्रिजन आपको भारत में भी कश्मीर की शक्ल में नज़र आएगा। और इसी तरह जो मुख्तलिफ रूथलेस एक्टिविटीज़ हैं जो कश्मीर के अंदर भी यूज़ हो रही हैं, चाहे वो मुख्तलिफ पोडा है, टाडा है, इस तरह के मुख्तलिफ लॉज हैं, वही तमाम मामला जो हैं आपको पैलेस्टाइन में भी नजर आएंगे। तो काफ़ी आपको एक तो डॉक्टर साहब, आप क्या भी समझते हैं कि जिस तरह इसराइल और फ़लस्तीन के मामले पर दुनिया इस वक्त 2 हिस्सों में डिवाइड है और ज़ाहिर है कि एक बड़ा हिस्सा वो है जो कि हमास को एक मुतनाज़ तंजीम समझता है, तो क्या मसला कश्मीर पर और पाकिस्तान और इंडिया के मसले पर भी आप ये डिवीज़न देखते हैं पूरी दुनिया में? वैसे ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैं इनको कहता हूँ विक्टिम्स ऑफ दी एक ओवरऑल एक डाइकोटमी आपको नज़र आएगी, चाहे वो पैलेस्टाइन के मामले पे हो, चाहे वो आपको कश्मीर के मामले पे नज़र आए। लेकिन इसमें एक फ़र्क है, यहाँ पे जो कश्मीर का मामला है इसमें जो यूएनएससी की करारदादें हैं उसके मुताबिक जो कश्मीरी हैं उनको अपने राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए इस तरह के हथियार उठाना उनको बाकायदा इसका बुनियादी तौर पर उनका हक है। जैसे डॉक्टर कमर चीमा ने आपके साथ बात की टेररिज्म के हवाले से कि 2001 के बाद आपको एक ख़ास टर्मिनोलॉजीज नज़र आएंगी कि टेररिज्म जो है वो ज़्यादा उसको
लिंक किया जाता है कश्मीरी फ्रीडम स्ट्रगल के साथ, तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि जो नेल्सन मंडेला है उसको भी पहले टेररिस्ट करार दिया गया था, बाद में उसको फ्रीडम फाइटर करार दिया गया। वाशिंगटन आपको नजर आएंगे जो ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ उनके इश्तिहारात लंदन की सड़कों पे छापे गए थे। तो जो काबिज अफवाज होती हैं या काबिज रियासतें होती हैं वो हर फ्रीडम स्ट्रगल को वो टेररिज्म के साथ जोड़ती हैं। लेकिन अल्टीमेटली एक स्ट्रगल है, कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल है, डेफिनेटली इसमें पेनफुल स्ट्रगल है ऑफ कोर्स, लेकिन इसमें जीत जो है वो हक और सच की होगी। अच्छा, तो अब कमर चीमा साहब, ये डिप्लोमेटिक फ्रंट पर क्या पाकिस्तान कहीं एग्रेशन को लैक कर रहा है? क्या हमें ज़्यादा एग्रेसिव होकर दुनिया के सामने मामला रखना पड़ेगा? हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं और जो UN में तकरीरें करते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि बड़े साफ और दो टोक अल्फाज में दुनिया के सामने ये मौक़िफ़ रखा जाता है, लेकिन उस साफ और दो टोक अल्फाज का मतलब दुनिया क्यों नहीं समझ पा रही है? क्या मज़ीद हमें इस सिलसिले में तेज़ी लाने की ज़रूरत है? देखिए, मैं समझता हूँ हमारी जो पॉलिसीज है उसमें कंसिस्टेंसी नहीं होती। एक वक्त था बुरहान वानी की जब शहादत हुई तो उसके बाद पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में एमिसरीज भेजे, नवाज शरीफ साहब हुकूमत में थे, फिर हम भूल गए, फिर हम अपनी लड़ाइयों में मसरूफ हो गए। कश्मीरी भी इस चीज़ को महसूस करते हैं। हमें जो चीज़ चाहिए, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि हमें मुस्लिम वर्ल्ड से ये फ़लस्तीन के जो इस वक्त क्राइसिस पैदा हुआ है, हमें मुस्लिम वर्ल्ड को दोबारा इंगेज करने की ज़रूरत है और उन्हें कहने की ज़रूरत है कि हाँ हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हमारी इक़्तिसादी हालात ख़राब है, सारा कुछ है, लेकिन ये जो इशू है इसको किसी जिसे कहते हैं बेल मुंडे चढ़नी चाहिए। इस इशू को किसी ना किसी डायरेक्शन में लगना चाहिए और मैं समझता हूं कि मसला पाकिस्तान के लिए ज्यादा आसान हो चुका है। आज अमेरिका और बरतानिया जो है भारत पे दबाव नहीं डाल सकता, लेकिन आज नरेंद्र मोदी मुस्लिम वर्ल्ड से ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करना चाहता है और नरेंद्र मोदी इस वक्त अगर सऊदी अरब और UAE पाकिस्तान की मदद करें, जो कि हमारे बड़े टाइम टेस्टेड फ्रेंड्स हैं, सऊदी अरब तो बिल्कुल है, अमारात भी बड़ी हमारी मदद करता है, तो सऊदी अरब और UAE जो है वो प्रेशराइज कर सकता है, ये कह सकता है इंडिया को कि वो पाकिस्तान के साथ टाइम टेबल पे बैठे, इस पे बात की जाए। साथ ही साथ हमें इस इशू को बायलैटरली मुस्लिम वर्ल्ड को बताना है और पर्टिकुलरली इंडो पैसिफिक जो ममालिक हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, जो ऑलरेडी मुस्लिम वर्ल्ड के साथ बड़े इंगेज हैं और जो G20 की वजह से भारत के साथ इंगेज हैं, उनके साथ भी इसको आगे लेके टेकअप करने की जरूरत है। हम अमूमन क्या करते हैं, हम अमेरिका, बरतानिया, यूरोपियन यूनियन और कुछ अरब ममालिक के अलावा बाकी मुस्लिम वर्ल्ड को इंगेज ही नहीं करते। अभी हाल ही में जो G20 की एक समिट हुई थी कश्मीर में जो टूरिज्म के हवाले से, तो उसमें कुछ मुसलमान मुल्कों ने, टर्की ने, चाइना ने, सऊदी अरब ने बाइकआउट किया। सो मेरा ख्याल है इसको ड्राइव को थोड़ा तेज करने की जरूरत है और वो ड्राइव तभी तेज हो सकती है जब एक कंसिस्टेंसी होगी हमारी पॉलिसीज में, जब एक हुकूमत हमारी ये सवाल मैं खुर्रम साहब के सामने भी रखूंगा, पहले आप इसका जवाब दे दीजिएगा कि ये क्या आप पाकिस्तान का इंतजार कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत जाए, कोई और हुकूमत आए? शायद ये इतनी शिद्दत पसंद हुकूमत है कि इसके साथ ये मामला सॉर्ट आउट नहीं हो सकता। तो जब हुकूमतों की तब्दीली होती है तो क्या पॉलिसी स्लो हो जाती है? देखिए, पाकिस्तान में तो डेफिनेटली हो जाती हैं, क्योंकि पाकिस्तान में कंसिस्टेंसी नहीं है, एक वजीर आजम कोई भी हुकूमत अपनी पूरी नहीं कर पाता। भारत में ये है कि मेरा ख्याल है कि नरेंद्र मोदी ने इतना हॉकिश एटीट्यूड अडॉप्ट कर लिया हुआ है कि इवन नरेंद्र मोदी रहे या ना रहे, मुझे लगता है कि भारत जो है वो एक जिस पोजीशन में चला गया, क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल तब्दीली कर ली है, उन्होंने कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बना के रखा हुआ है, जो हुकूमत आएगी उसको इसको अनडू करना उनके लिए पॉलिटिकली बेनिफिशियल नहीं होगा। सो ये जो कश्मीर का स्टेटस बन चुका हुआ है, ये बन चुका है, मेरा नहीं ख्याल इसको वो अनडू करेंगे। कांग्रेस बात तो बड़ी करती है, लेकिन जब हुकूमत में आएगी तो उसको वो पाकिस्तान को कोई पॉलिटिकल बेनिफिट नहीं दे सकती। हाँ, नरेंद्र मोदी भी इसको अनडू नहीं करेगा। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी अगली पाकिस्तान की हुकूमत को आने से पहले कोई पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक सरप्राइज दे सकता है, ताकि अगर नई हुकूमत के साथ बातचीत हो तो एक और डिफेंसिव पोजीशन पे लाके उनको खड़ा कर दिया जाए। मुझे तो ये नजर आ रहा है जिस तरह उन्होंने इमरान खान के साथ 2018 में किया था, 19 में किया था कि कश्मीर का स्टेटस बदल दिया, इमरान खान खुद ही बैक ट्रैक कर गया और कहे हमने मोदी से बात नहीं करनी, पहले वो कहते थे मोदी से बात करनी है। लगता यह है कि नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा जाता है कि ये मोदी के बड़े दोस्त हैं, बड़े फ्रेंडली हैं, लेकिन होगा ये कि जैसे ही अगली पाकिस्तान की हुकूमत आती है, पाकिस्तान को एक पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक सरप्राइज के लिए तैयार रहना चाहिए, बिकॉज वो एक पत्ता होगा नरेंद्र मोदी का और वो कहेंगे दुनिया को जी हम तो बात करना चाहते हैं। देखें
वही नहीं कर रहे, तो हम कहेंगे जी ये पहले इसको रिवर्स करें। जैसे हम 5 अगस्त 2019 को रिवर्स करने की बातें करते हैं, फिर हम इसको रिवर्स करने की बातें करेंगे। सो मुझे लगता है मुस्लिम वर्ल्ड को इंगेज, सऊदी अरब और यूएई को इंगेज करें। इस वक्त आप देखें नरेंद्र मोदी हर 26 जनवरी जो कि रिपब्लिक डे होता है उस पर मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर्स को बुलाता है। वो बहुत करीब होना चाहता है ताकि मुस्लिम वर्ल्ड कश्मीर को भूल जाए। और मैं मुस्लिम वर्ल्ड के साथ जो एक हमेशा इंडिया की टेंशन रहती थी कि इंडिया के अंदर इतने करोड़ों मुसलमान हैं, तो जो टेंशन थी उन्होंने उस टेंशन को भी खत्म कर दिया बायलैटरल रिलेशंस मजबूत करके, इकोनॉमिकली इंगेज होके। सो सिर्फ सऊदी अरब और यूएई के पास इस वक्त कश्मीर की कुंजी है कि वो मोदी साहब को जो है वो नॉर्मलाइज करवा सकते हैं। मेरा ख्याल है उस पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो डॉक्टर साहब ये अब सऊदी अरब और यूएई का, फिर खास तौर पर अगर इसमें और मुस्लिम ममालिक भी ऐड कर लें, उसमें आप तुर्की का, मिस्र का, ईरान का क्या किरदार देख रहे हैं? 5 अगस्त 2019 के इक़दामात को अगर वाकई अंडू करवाना है तो प्रैक्टिकली क्या ये पॉसिबल है, और इसके प्रैक्टिकल पॉसिबल स्टेप्स क्या होने चाहिए, चूँकि ज़ाहिर है इंडिया तो ये करने के मूड में नहीं है। डेफिनेटली जी, देखिए भारत में जो लेड एक मोदी की गवर्नमेंट मौजूद है, वहाँ पे उन्होंने एक पॉपुलिस्ट नैरेटिव रखा हुआ है कि वो उन्होंने एक तरफ इस्लामोफोबिया का कॉन्सेप्ट रखा हुआ है, दूसरी तरफ उन्होंने एक जिंगोइज्म का कॉन्सेप्ट है कि हम बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, और हम जैसे उन्होंने एक वो सर्जिकल स्ट्राइक्स का भी कॉन्सेप्ट दिया, फिर उसके अलावा वो 56 इंच की छाती और इस तरह की वो बातें करते हैं कि जिस तरह वो बस पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देंगे, और एक उन्होंने एग्रेसिव अप्रोच डेफिनेटली रखी हुई है। और डेफिनेटली चाहे नेक्स्ट इलेक्शन जब होते हैं गवर्नमेंट में लोकसभा के, तो उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एक पॉपुलिस्ट नैरेटिव दे दिया गया है। अब उसको अंडू करना किसी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट के लिए मुश्किल होगा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से इस वक्त पाकिस्तान के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि किसी तरीके से जो मसला कश्मीर है उसको इंटरनेशनली अलाइव रखा जाए, और उसके लिए काफ़ी इकदाम किए जा सकते हैं। नंबर 1 जैसे यहाँ पे बात हुई यूएई और सऊदी अरेबिया की, डेफिनेटली ये 2 कंट्रीज ऐसे हैं जिनके साथ भारत के न सिर्फ मुआशी सियासी बल्कि अब तो सिक्योरिटी लेवल पर भी काफ़ी ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं। दोनों ममालिक ख़ास तौर पे यूएई का को तो इनफैक्ट ये कहा जाता है कि जैसे ये मिनी इंडिया है। सो डेफिनेटली इनका असर रसूख बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा इनका अगर आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो यूएई के अंदर बहुत ज़्यादा एपेटाइट है कि वो बहुत सारे रीजनल इश्यूज में मेडिएशन का रोल प्ले कर सकते हैं। 2019 के पुलवामा क्राइसिस के दौरान भी मेजर पावर्स फेल हो गई थी, और सऊदी अरेबिया ने अपना एक ख़ास किरदार अदा किया था मीडिएशन का। सो डेफिनेटली सऊदी अरेबिया और यूएई एक तरफ हो सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान को खुद भी बहुत हद तक प्रोएक्टिव अप्रोच अपनानी होगी। जैसे कमर कीमत साहब ने बात की, एक तरफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, दूसरी तरफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है। जब तक पाकिस्तान के दुनिया के साथ एक इकोनॉमिक इंगेजमेंट नहीं होगी तब तक बड़ा मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान को रेलेवेंट रहना इस पूरे रीजन में। नंबर 2, आई थिंक हमें और भी काफ़ी इकदाम करने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एलिस्टर लैम हैं जिन्होंने एक ओवरऑल बहुत ज़्यादा किताबें लिखी हैं कश्मीर के ऊपर, और मसले कश्मीर के ऊपर बहुत ज़्यादा उसको उजागर किया है। उनको हमें हाईएस्ट अवार्ड देना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। उसके लिए हमें यहाँ पे कोई कॉर्नर बनाना चाहिए अपनी लाइब्रेरीज में, ताकि जो और जो इंटरनेशनल ऑथर्स हैं वो इनकरेज हो और वो भी मसला। और डॉक्टर साहब जिस तरह सऊदी अरब और यूएई की बात हो रही है कि ये मीडिएशन का रोल प्ले कर सकते हैं और वो मौसर भी हो सकता है, लेकिन क्या इनकी इंटेंशन है, क्या ये करना चाहते हैं या करना चाहेंगे? क्या पाकिस्तान इनको कन्विंस कर सकता है? चूँकि फिर वही माशी मफादात आड़े आ जाते हैं। इंडिया एक बड़ी मार्केट है और उनके बहुत सारे माशी मफादात जुड़े हुए हैं इंडिया से। डेफिनेटली मेरे ख्याल से यूएई के अंदर ख़ास तौर पे ये एक कंसर्न मौजूद है। देखिए जो यूएई और सऊदी अरेबिया के अपने मफादात भी काफ़ी हद तक इंगेज है साउथ एशिया या ओवरऑल बाकी रीजन्स के साथ, कि अगर फॉर एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान के दरमियान कोई भी क्राइसिस होगा तो डेफिनेटली जो ऑयल सप्लाई है साउथ एशिया की तरफ या साउथ ईस्ट एशिया की तरफ वो डिसरप्ट होने का खतरा है। तो इससे उनका अपना मुआशी मफाद भी जुड़ा हुआ है। तो डेफिनेटली वो किसी ये सऊदी अरेबिया या यूएई नहीं चाहेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा मेजर क्लैश आए और ये दोनों कंट्रीज आपस में कुछ किसी बड़े कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाएं, क्योंकि इससे उनका ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। इसके अलावा उनके अंदर वहाँ पे मौजूद हैं पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी डायस्पोरा वहाँ पे मौजूद है, उनके अंदर भी काफ़ी टेंशन क्रिएट हो जाती हैं। जब कभी पाकिस्तान और इंडिया के आपस में टेंशन हो तो उनके अंदर भी वहाँ पे
उन ममालिक के अंदर भी जो डायस्पोरा मौजूद है उनकी भी टेंशन आपस में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि 2019 में जब ये कोरोना वायरस आया तो कोरोना जिहाद के नाम से ट्रेंड्स वगैरह चले इंडिया के अंदर और लोगों ने इस्लामोफोबिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म ओवरऑल इस्लाम को क्रिटिसाइज़ किया भारत में। और इसी तरीके से जो भारतीय मौजूद थे यूएई में और सऊदी अरेबिया में, उन्होंने भी इस्लाम को क्रिटिसाइज़ किया और अल्टीमेटली यूएई और सऊदी अरेबिया को उन लोगों को वहाँ से निकालना पड़ा, डिपोर्ट करना पड़ा। सो डेफिनेटली जो टेंशन वहाँ पे साउथ एशिया में होती है, डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट इनके ऊपर भी इंटरनली जाता है। तो इनका मफाद तो ज़रूर है कि किसी तरीके से ये दोनों ममालिक आपस में पीसफुली रहें और पीसफुल सेटलमेंट रखें, नंबर 1। नंबर 2, मेरे ख्याल से अभी हमें जो नेक्स्ट फेज़ में देखना है वो ये कि किसी तरीके से हम जो अपना एक जो सफ़ीर है कश्मीर के ऊपर परमानेंट, पाकिस्तान को वो ज़रूर अपॉइंट करना चाहिए ताकि वो पूरी दुनिया में जाए और अपना केस एलोकेंटली लोगों को बताए। हमारे पास कश्मीर कमेटी होती है, वो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है। मेरे ख्याल में जो कश्मीर कमेटी की अपॉइंटमेंट है, स्पेशली जो कश्मीर कमेटी के सरबराह हैं, वो कोई कश्मीरी होना चाहिए। ठीक है। और लास्टली मेरे ख्याल से जो कश्मीरी डायस्पोरा है, हमें स्पेशली यूके में और जो यूएस है और बाकी कंट्रीज़ में, उनको दोबारा से रिजुवनेट करना होगा और ऑर्गेनाइज करना होगा ताकि वो मसले कश्मीर के ऊपर खुलकर बात कर सकें और इंटरनेशनल कम्युनिटी को इससे आगाह कर सकें। सही। तो कमर साहब, यकीनन आप भी एग्री करेंगे डॉक्टर साहब की बात से कि ये कश्मीर कमेटी को भी अपना फाल रोल प्ले करना चाहिए और एक सफ़ीर भी ऐसा होना चाहिए जो पूरी दुनिया में जाकर इस मसले पर दुनिया को कम से कम जागता हुआ रखे, उनको बार बार बता सके। और अगर इसमें आप कुछ और ऐड करना चाहें। जी बिल्कुल सही, डॉक्टर खुर्रम साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि जी ये जो कश्मीर का कमेटी जो है इसको कश्मीरी होना चाहिए और कोशिश करें टेक्नोक्रेट हो, सियासतदान तक टेक्नोक्रेट हो, ताकि उसका इंटरेस्ट जो है वो प्योरली इस मसले को उजागर करना हो और वो हिस्ट्री जानता हो, वो मसले को एक्सप्लेन करता हो, इंटरनेशनल कम्युनिटी को बता सके कि ये किस तरह जो एक फ्रीडम स्ट्रगल है उसको दहशतगर्दी से में कन्वर्ट किया जा रहा है। जिन लोगों का एक जाती राइट है टू रेजिस्ट, उसको उन्होंने दहशतगर्दी करार दे दी है। मेरा ख्याल है ये चीजें करने की जरूरत है और डॉक्टर साहब ने, खुर्रम साहब ने बिल्कुल सही कहा। बस एक ही चीज है, पॉलिटिकल कंसिस्टेंसी हो, फाइनेंशियली हम थोड़े से बेहतर हो, पॉलिटिकल कंसिस्टेंसी हो, फाइनेंशियली हम स्टेबल हो जाएं तो दुनिया में हम सही तौर पर अपना मुकदमा रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कमर चीमा साहब, डॉक्टर खुर्रम अब्बास साहब, माहिरीन उमूर कश्मीर हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू दोनों की आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।